हमारा ड्रामा शुरू होता है जेनी से, जो एक डॉक्टर है। वो अभी अभी अपने पेशेंट को देखने गई होती है और मन में सोच रही होती है कि 48 घंटे लगातार काम करने से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। फिर वो अपने ग्लव्स पहनती है और पेशेंट को कपड़े उतारने को कहती है। ये पेशेंट कोई और नहीं, इस ड्रामा का मेन लीड गुई है। गुई जेनी की बात सुनते ही अपनी शर्ट उतार देता है और जेनी उसे देखकर देखती ही रह जाती है कि आज का पेशेंट ना हैंडसम है। फिर जेनी उसे कहती है कि मुझे आपका चेकअप करना है तो आपको पैंट भी उतारनी पड़ेगी। गुई को थोड़ी शर्म आ रही होती है, इतने में जेनी खुद ही उसकी पैंट उतार देती है। फिर वो अपने हाथों में कोई दवाई लेकर उसे लगाने वाली होती है तो गुई पूछता है, क्या ये सब भी जरूरी है? जेनी कहती है, अरे हाँ बिल्कुल, मुझे चेकअप करना है, देखो जल्दी करो, और भी पेशेंट हैं जो लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना है। फिर तो गुई को मानना ही पड़ता है। जेनी मन में सोच रही होती है कि वो अब तक छोटे बच्चों का इलाज करती आ रही थी और पहली बार उसे कोई इतना बड़ा पेशेंट मिला है। गुई का चेकअप करने के बाद जेनी उसे बता देती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। उसकी सेहत बिल्कुल सही है और उसकी कपल लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। ये सुनते ही गुई शॉक हो जाता है और खुद को कवर करते हुए उसे बताता है कि वो यहाँ पर इसके चेकअप के लिए नहीं आया था, उसकी किडनी में दर्द हो रहा है, उसके लिए आया था। ये सुनते ही जेनी शॉक हो जाती है कि तुम्हारी किडनी का चेकअप करना था, मतलब मैंने गलत पेशेंट का चेकअप कर लिया। यही सोचकर वो परेशान हो जाती है कि मैंने तो इसका पूरा चेकअप ही कर डाला। गुई तो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुई जेनी से कहता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, आखिर तुम डॉक्टर हो के ऐसा गलत चेकअप कैसे कर सकती हो। इस पर जेनी तुरंत उससे माफी मांगने लगती है और बताती है कि मेरा आज इस डिपार्टमेंट में पहला दिन है, इसलिए मेरी गलती माफ कर दो, नहीं तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी। गुई नीचे से अपनी पैंट उठाने जाता है तो जेनी उसका हाथ पकड़कर माफी मांगे जा रही होती है और बेचारे को पैंट ही नहीं उठाने देती। वो गुस्से में कहता है कि छोड़ो मुझे, तो फिर जेनी खुद ही उसे पैंट उठाकर देती है और सॉरी भी बोलती है। गुई जल्दी से अपनी पैंट पहनता है और जेनी की आईडी देखकर उसका नाम पढ़ लेता है। फिर कहता है, ठीक है, अब सुबह तक मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर चुका हूँ। जेनी कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं 48 घंटे से लगातार काम कर रही थी, इसलिए मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक और चांस दे दो। ऐसा बोलकर वो हाथ जोड़े ही रही होती है। इतने में जेनी का मास्क कट जाता है और जैसे ही गुई उसे देखता है उसे जेनी बहुत अच्छी लगती है और वो सोचने लगता है कि ये लिटिल डॉक्टर तो कितनी ज्यादा क्यूट है। फिर गुई को उसकी मॉम का फोन आ जाता है और वो गुई से कहने लगती है कि अगर आज तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को घर नहीं लाया ना तो फिर मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लूंगी। गुई कहता है कि मॉम, आप जानती हैं मैं कितना काम में बिजी रहता हूँ, मेरे पास गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम नहीं है। तभी गुई की मॉम नहीं मानती और कहती हैं कि आज तुम्हें गर्लफ्रेंड लाके ही रहना होगा। ऐसा बोलकर वो कॉल काट देती हैं। फिर गुई जब जेनी को अच्छे से देखता है तो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ मुझे मुआवजा देने का, तुम बस एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मेरी फैमिली से डील करो और फिर हमारा हिसाब बराबर होगा और मैं तुम्हारी कंप्लेंट भी नहीं करूंगा। जेनी इस बारे में सोचकर तुरंत ही उसे हाँ बोल देती है और कहती है कि ठीक है, बस तुम मेरी कंप्लेंट मत करना, नहीं तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी। फिर गुई कहता है कि ठीक है, फिर तो अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो ये बताओ कि पहले तो तुमने मेरा गलत चेकअप कर दिया था, तो अब सही वाला चेकअप कर दो। गुई कहता है। जेनी तुरंत जवाब देती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा चेकअप करती हूँ, तुम बैठ जाओ। गुई यहाँ अपनी पैंट को पकड़ लेता है तो जेनी कहती है, फिक्र मत करो, इस बार तुम्हें पैंट उतारने की जरूरत नहीं है। फिर जेनी उसका टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट देख रही होती है और बताती है कि तुम्हें किडनी स्टोन है जो कि अभी बहुत छोटे हैं, तो सर्जरी की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें कुछ दवाइयां बता रही हूँ, तुम्हें वो लेनी है और ज्यादा पानी पीना है। गुई इसके लिए हाँ बोलता है और जेनी से उसका नंबर मांगता है। उसका नंबर लेकर वो तुरंत वहां से चला जाता है। जेनी सोचती है कि आज मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं तो बस एक इंटर्न हूँ, पता नहीं मैं कैसे एक पेशेंट की गर्लफ्रेंड बन गई। काम से छुट्टी होने के बाद गुई जेनी को पिक करने के लिए आता है और उसे कार में बैठने के लिए बोलता है। जेनी कार में बैठने के बाद गुई को देखते हुए सोच रही होती है कि ये तो इतना हैंडसम है, इसके पास गर्लफ्रेंड की कमी तो होगी ही नहीं, तो आखिर इसे मेरी जरूरत क्यों पड़ रही है गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के लिए। तभी गुई उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे अच्छे से देख लिया। जेनी तुरंत ही अपना चेहरा हटाती है और गुई उसे समझाने लगता है कि मैं अभी तुम्हें अपने घर लेकर चल रहा हूँ और तुम्हें मेरी फैमिली के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है। जेनी कहती है, ठीक है मिस्टर गुई, मैं समझ गई। तो फिर गुई कहता है कि तुम्हें मुझे मिस्टर गुई कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ, और वो उसे तुरंत ही अपना नाम बोलने के लिए कहता है। जेनी उसका नाम लेने के लिए बहुत नर्वस हो रही होती है और छींक देती है। फिर गुई कहने लगता है कि जैसे लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को क्यूट तरीके से उसका नाम लेती है ना, वैसे लो। तो जेनी काफी प्रैक्टिस करती है और फिर क्यूट तरीके से उसका नाम लेती है। इसके बाद गुई जेनी को अपने साथ लेकर अपने घर के बाहर पहुंचता है और अपना हाथ हिलाने लगता है ताकि जेनी उसका हाथ पकड़े। जेनी कहती है, क्या हुआ मिस्टर गुई,
कहीं आपके किडनी स्टोन में दर्द तो नहीं हो रहा है? तो फिर गुई खांसकर इशारा करने लगता है, लेकिन जेनी नहीं समझ पाती और कहती है कि तुम्हें आखिर खांसी क्यों आ रही है? वो तुरंत ही उसका फीवर चेक करके कहती है कि तुम्हें तो फीवर भी नहीं है। गुई कहता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो, और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे घर में ले जाता है। फिर वो जेनी को अपनी मॉम से मिलवाता है और बताता है कि मॉम देखो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि एक डॉक्टर है। गुई की मॉम जेनी को देखकर खुश होती हैं और कहती हैं कि फाइनली तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल गई, वो भी एक लड़की। फिर गुई यहाँ जेनी को समझा देता है कि चलो मेरी मॉम के सामने अच्छे से एक्टिंग करो। एक्टिंग करने के चक्कर में जेनी यहाँ गुई की मॉम को मॉम कह देती है, तो यहाँ पर गुई की मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। यहाँ पर गुई जेनी से कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी जल्दी मॉम बोलने के लिए नहीं बोला, तो जेनी तुरंत ही उन्हें आंटी बोलने लगती है। गुई की मॉम कहती है कि नहीं, अब से तुम मुझे मॉम ही बोलोगी, मुझे तो यही सुनना पसंद है। और फिर वो तुरंत ही अपने हाथ से ब्रेसलेट निकालकर जेनी को पहना देती हैं और गुई से कहती हैं कि मुझे अपनी डॉटर इन लॉ से मिलकर बहुत खुशी मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं आधी तो आज ही ठीक हो गई। तो चलो, अब मैं अपनी डॉटर इन लॉ के पेरेंट्स से भी मिल लेती हूँ और तुम दोनों की शादी डिसाइड कर लेती हूँ। शादी का नाम सुनते ही जेनी शॉक हो जाती है और गुई कहता है कि मॉम, अभी हमें 1 महीना ही हुआ है डेट करते हुए, तो अभी हमारा शादी करने का प्लान नहीं है। जेनी भी हाँ बोलती है। तो फिर गुई की मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि क्या तुम अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जो को याद कर रहे हो? देखो, याद रखो, तुम्हारा और उसका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका था, और अगर अब तुमने मेरी बात नहीं सुनी और 3 दिन में जेनी से शादी नहीं करी तो फिर मैं अपना कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी। गुई कहता है कि मॉम, आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। तो फिर मॉम उसे चिल्लाती हैं और कहती हैं कि मेरी ऐसी हालत हो रही है और तुम्हें अभी भी मेरी नहीं पड़ी, तुम इसी वक्त ही घर से बाहर निकल जाओ और जब मैं मर जाऊंगी ना तब वापस आना। फिर जेनी गुई की मॉम को शांत करने लगती है और कहती है कि मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगी और आपका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप ठीक हो पाओगी ना। गुई अपनी मॉम को शांत करने के लिए उनसे कह देता है कि मॉम, मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। यह सुनकर जेनी शॉक रह जाती है और वो तुरंत ही शादी के लिए मना करने लगती है। तो फिर गुई अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मुझे जेनी से कुछ जरूरी बात करनी है, और फिर वो जेनी को बाहर ले आता है बात करने के लिए और उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगा, तुम कुछ भी बोल सकती हो। जेनी कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, हम दोनों तो बस एक्टिंग कर रहे हैं और मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती हूँ, तो मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करने वाली। ये सुनकर गुई कहता है कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? जेनी कहती है, हाँ जानती हूँ, तुम मेरे किडनी स्टोन पेशेंट हो मिस्टर गुई। गुई बहुत ही शॉक हो रहा होता है और कहता है कि तुम्हें बस यही पता है। जेनी कहती है, क्या हुआ? चेकअप करने के बाद अब क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो तुम अपना खुद का ही नाम भूल गए? गुई सोचता है कि मेरी फैमिली इतनी पावरफुल है और मुझसे शादी करने के लिए इतनी सारी लड़कियां पीछे पड़ी हैं, लेकिन बस यही एक स्टूपिड लड़की है जिसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे नाम से। फिर गुई यहाँ जेनी का चेहरा पकड़कर उससे फिर से पूछता है कि देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसके लिए हाँ नहीं बोलोगी? जेनी उसे मना कर देती है। तो फिर वो कहता है कि इतनी सारी लड़कियां हैं जो मेरे पीछे पड़ रही हैं मुझसे शादी करने के लिए, और तुम यहाँ मुझे रिजेक्ट कर रही हो। जेनी कहती है, फिर तुम उन्हीं सारी लड़कियों के पास जाओ ना, मेरे पीछे मत पड़ो। और फिर वो गुई से गुस्सा होकर यहाँ घर में आ जाती है और दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तो मॉम यहाँ पर गुई को चिल्लाती हैं और उसे कह देती है कि तुम अब जेनी को मनाओ और उससे माफी मांगो। जब तक मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाने जा रही हूँ तब तक तुम इसे मना चुके होना चाहिए। फिर जेनी यहाँ पर आकर बैठ जाती है और गुई उसे सॉरी कहने लगता है, पर जेनी उसकी तरफ नहीं देखती। तो फिर वो उसे क्यूट तरीके से मनाने लग जाता है और उसे सॉरी बोल रहा होता है। जेनी नहीं सुन रही होती है, तो फिर वो उसे याद दिलाता है कि भूलो मत कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर सकता हूँ। तो फिर जेनी मान जाती है कि ठीक है, हम अपना झगड़ा यहीं पर ही खत्म करते हैं, मैं तुम्हारी आज की गर्लफ्रेंड हूँ। फिर गुई भी कह देता है कि गर्लफ्रेंड, आज रात तुम्हें यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। जेनी सोचती है कि अभी से मेरा झगड़ा हो जाएगा, इससे बेहतर है कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। और फिर वो अपना मुंह बंद रखने के लिए फ्रूट्स को अपने मुंह में डालने लगती है और वो बहुत ज्यादा ही डाल लेती है। तो गुई यहाँ पर जल्दी से उसके मुंह से सारी चेरी निकालने में हेल्प करता है। फिर जेनी यहाँ बेहोश होने लगती है, तो गुई जल्दी से उसे CPR देने लगता है और उसे होश में लाता है। तभी गुई की मॉम आ जाती हैं और इन दोनों को ऐसे देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हो, एक काम करो, तुम लोग अच्छे से रोमांस करने के लिए कमरे में चले जाओ, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। तो फिर दोनों ही मॉम से कहने लगते हैं कि आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर गुई की मॉम नहीं मानती और कहती हैं कि मैं जानती हूँ। फिर गुई तो शर्मा के जल्दी से अपने कमरे में भाग जाता है और जेनी भी यहाँ पर गुई की मॉम से कहने लगती है कि आंटी, आप जैसे सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है।
तो मॉम कहती है कि शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। और वो उसे लेकर गुई के कमरे के बाहर पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि गुई जल्दी से दरवाजा खोलो, जेनी आई है, उसे अंदर ले लो। तो गुई मना करने लगता है कि मॉम मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। फिर जेनी भी कहती है कि आंटी मुझे कुछ काम है, और वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। अगले दिन जब जेनी अपने हॉस्पिटल में काम कर रही होती है तभी गुई वहां पहुंच जाता है और उसे उसका बैग लाकर देता है। जेनी उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैंने अपना एक दिन की गर्लफ्रेंड बनने का काम पूरा कर लिया था, तो अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर गुई जेनी के पास जाकर उससे पूछता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। तो जेनी कहती है कि नहीं करूंगी और उसे दूर कर देती है। तो गुई कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें खुद ही बाद में पछतावा होगा। ऐसा बोलकर गुई जाने लगता है तो जेनी उसे सुनाती है कि मैं किसी हैंडसम और अमीर बंदे से शादी नहीं करना चाहती। फिर इतने में जेनी को उसके डैड का फोन आता है और वो उसे जबरदस्ती किसी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कह रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर वो नहीं जाएगी तो वो उसकी मॉम का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होने नहीं देंगे, तो उसे जाना ही पड़ेगा। तो फिर जेनी भी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए हाँ बोल देती है और जैसे ही वो कॉल रखती है गुई उसे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे नहीं चुनोगी, लेकिन तुम किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर चली जाओगी। फिर गुई तो यहाँ से गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। इतने में उसकी मॉम उसे कॉल करती हैं और पूछती हैं कि जेनी मानी कि नहीं, और तुम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट अब तक ले चुके होंगे ना। तो गुई कहता है कि नहीं मॉम। तो फिर मॉम गुस्से में कह देती हैं कि अगर तुमने जेनी को नहीं मनाया और उससे शादी नहीं करी तो फिर तुम घर भी मत आना। देखो मुझे जेनी बहुत पसंद आई है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है। गुई कहता है कि मॉम ठीक है, बस आपको डॉटर इन लॉ चाहिए ना, तो अब मैं आपकी डॉटर इन लॉ को घर लेकर ही आऊंगा। ऐसा बोलकर वो कॉल कट करता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी अपनी ब्लाइंड डेट छोड़कर जाने लगती है तो उसके डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम ब्लाइंड डेट छोड़कर कैसे जा सकती हो। जेनी कहती है कि वो आदमी पूरे 50 साल का है, आपसे भी बड़ा है, आप मेरी शादी उससे कैसे करवाने का सोच सकते हैं। तो फिर जेनी के डैड कहते हैं कि आखिर उसमें बुराई क्या है, तुम एक अच्छी अमीर जिंदगी बिताओगी। जेनी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अपनी उस मिस्ट्रेस की बेटी की शादी उससे करवा दो। तो फिर डैड उसे धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हारी मॉम की मेडिकल एक्सपेंसेस देना बंद कर दूंगा। जेनी कहती है ठीक है, फिर आपको अब कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, अपनी मॉम की मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा मैं खुद उठा लूंगी। तो डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट का पैसा रोकता हूँ और देखना तुम खुद हार मानकर मेरे पास माफी मांगने आओगी। ऐसा बोलकर जेनी के डैड वहां से चले जाते हैं और फिर तुरंत ही जेनी को नर्स का फोन आता है। नर्स उसे बताती है कि उसकी मॉम का ट्रीटमेंट रोका जा रहा है क्योंकि उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा रोक दिया गया है। जेनी ट्रीटमेंट रोकने से मना करती है और कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं पैसे दे दूंगी। तो फिर उसे एक दिन का टाइम मिल जाता है। इतने में हम देखते हैं कि गुई कार से बाहर निकलता है। जेनी उसे देखते ही जल्दी से उसके पास आती है और कहती है कि तुमने जो मुझे ऑफर दिया था क्या उसके लिए अब देरी हो चुकी है। देखो मैं तुमसे शादी करने के लिए अब रेडी हूँ। गुई कहता है कि तुम तो ब्लाइंड डेट के लिए गई थी ना, क्या हुआ, अब तुम मेरे पास क्यों आ गई, क्या तुम रिजेक्ट हो चुकी हो। तभी यहाँ पर गुई के साथ जो लड़की कार में बैठी थी वो बाहर आती है और उसका हाथ पकड़कर कहने लगती है कि तुम तो मुझे अपनी मदर इन लॉ से मिलवाने वाले थे ना। इस लड़की को देखकर जेनी पूछती है कि ये कौन है, तो गुई बताने लगता है कि ये मैंने अपने लिए नई वाइफ हायर की है, अगर तुम्हें कंपटीशन करना है तो इससे करो। तो ये लड़की तुरंत ही जेनी को देखकर कहने लगती है कि तुम तो मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। तो फिर जेनी कहती है कि तुम तो पूरी प्लास्टिक सर्जरी हो और मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता है। फिर जेनी की बातें सुनकर गुई को हंसी आने लगती है और जेनी यहाँ पर अपनी तारीफें करने की कोशिश करती है पर वो कर ही नहीं पा रही होती है। फिर वो गुई को मनाने लगती है कि तुम प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी अच्छी वाइफ बन सकती हूँ। तो फिर गुई कहता है कि तुम आखिर मुझे क्यों चुन रही हो अब। तो फिर जेनी गुई की तारीफ करने लगती है कि आप जैसा लंबा, हैंडसम और अमीर आदमी मुझे मिल ही नहीं सकता है, इसलिए प्लीज 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 मान जाओ। तो फिर गुई अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही खुश होता है और जेनी को हक करते हुए इस लड़की से कह देता है कि अब ये मेरी वाइफ है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारा 5 मिलियन का पेमेंट कर दूंगा। ऐसा बोलकर फिर गुई जेनी को अपने साथ कार में बैठाकर वहां से लेकर चला जाता है। फिर वो कार में जेनी से पूछता है कि बताओ तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए क्या चाहिए। जेनी कहती है कि मुझे हर महीने $2000 चाहिए अपनी मॉम की सर्जरी के पैसे भरने के लिए। तो फिर गुई कहता है कि ये बहाना बहुत ही पुराना हो चुका है, कुछ नया बोलो। जेनी कहती है कि मैं ये भी चाहती हूँ कि हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें जिसमें एक टाइम पीरियड हो जिसके बाद तुम मुझे तलाक दे दो और मैं आज़ाद हो सकूं। तो गुई कहता है कि अभी तक तो मैंने तलाक की बात नहीं की और तुम खुद कर रही हो। तो फिर जेनी कहती है कि नहीं, तलाक तुम्हारी मर्जी के हिसाब से ही होगा। गुई कहता है कि ठीक है, फिर हम दोनों के बीच का जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है मैं वो रेडी कर लूंगा, लेकिन हाँ याद रखना कि तुम्हें मेरी कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा।
तुम्हें बस महीने के $200 चाहिए ना? तो फिर जेनी कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तुम बस मुझे $200 दे देना, यही काफी है। गुई कहता है चलो फिर हम लोग सर्टिफिकेट लेने चलते हैं, तो क्या तुम अपना डॉक्यूमेंट लेकर आई हो? जेनी कहती है कि नहीं, वो तो मेरे हॉस्टल में रखा है। गुई पूछता है क्या तुम्हारा घर नहीं है? जेनी कहती है कि मैं घर कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ। गुई कहता है कि ठीक है, फिर आज ही तुम हॉस्टल से मूव आउट हो जाना और आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी और हम लोग अभी चलकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लें। जेनी ये सुनकर शॉक होती है और फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। और फिर जेनी ये सोचकर अपसेट होती है कि मैंने ऐसे मतलबी बंदे को अपना पति बना लिया है। गुई यहाँ पर उसे कह देता है कि अब से तुम जब घर पर रहोगी तो तुम मुझे हस्बैंड बोला करना और बाहर मुझे मिस्टर गुई कहना, तो चलो मुझे हस्बैंड बोल के दिखाओ। जेनी यहाँ पर बोल ही नहीं पा रही होती है, तो गुई कहता है कि चलो नर्वस होना छोड़ो और जल्दी से बोलो। फिर जेनी उसे हस्बैंड बोल लेती है, तो फिर गुई बहुत खुश होता है और कहता है कि बाद में मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। उसके बाद गुई जेनी को लेकर अपने घर आता है और अपनी मॉम को बताता है कि मॉम देखो, मैं आपकी डॉटर इन लॉ को वापस ले आया। तो फिर गुई की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है कि अब फाइनली मेरे बेटे के पास बीवी है। फिर इसके बाद गुई अपनी मॉम को अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा देता है, तो मॉम और भी ज्यादा खुश होती हैं और वो जेनी से कहने लगती हैं कि अब तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो, तो तुम्हारा पूरा खर्चा हम उठाने वाले हैं। और हाँ, अब से तुम्हें अगर ये तंग करेगा ना तो तुम मुझे बताना, मैं इसे मारूंगी। जेनी कहती है कि थैंक यू मॉम, आप तो सच में बिल्कुल मेरी मॉम की तरह ही हैं। तो फिर मॉम कहने लगती हैं कि मैं तो सोच रही हूँ कि अब तुम दोनों की जल्दी से मैं एक ग्रैंड वेडिंग रखूं। गुई कहता है कि मॉम इसकी जरूरत नहीं है, वेडिंग बेकार होगा, सबसे जरूरी अभी ये है कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाओ, सबसे ज्यादा जरूरी अभी आपकी सेहत है। तो गुई की मॉम मन में सोचने लगती हैं कि मैंने तो बस फेक कैंसर का नाटक किया था और ट्रीटमेंट करवाने जाऊंगी तो इन लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ पर जेनी कहने लगती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मेरी मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी शक हो तो आप हॉस्पिटल में चलकर अच्छे से चेकअप करवा लो। तो गुई की मॉम कहने लगती हैं कि अभी तुम लोग ये सारी परेशान करने वाली बातें मत करो, मैं जा रही हूँ तुम लोगों का वेडिंग रूम रेडी करने के लिए, आज तुम लोगों की वेडिंग नाइट जो है। ऐसा बोलकर वो चली जाती हैं और जेनी बहुत ही शॉक होने लगती है कि वेडिंग नाइट। और फिर वो गुई से कहने लगती है कि हस्बैंड क्या हम दोनों को वेडिंग रूम में रहना पड़ेगा? तो फिर गुई कहता है कि हाँ, हमें साथ सोना है। जेनी कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। गुई कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें साथ में रूम में रहना ही होगा और तुम्हारा काम ही है मेरी मॉम को खुश रखना। फिर गुई की मॉम इन दोनों को लेकर कमरे में आ जाती हैं और दरवाजा लॉक भी कर देती हैं। और फिर जेनी और गुई देखते हैं कि मॉम ने यहाँ पर इन लोगों के लिए एक बुक भी रखी है जिसमें ये लोग चीजें सीख सकें। फिर गुई जेनी से कहने लगता है कि चलो अब मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करो। तो फिर जेनी कहने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी एक्टिंग करना नहीं आता है। गुई कहता है कि ठीक है, फिर क्यों ना मैं इस चीज को असली बना दूं ताकि हम लोग फिर अच्छे से कर पाएं। जेनी कहती है कि नहीं, एक काम करो, तुम मुझे सिखा दो। फिर गुई यहाँ पर जेनी को बोर्ड पर लिखकर उसे अच्छे से डायलॉग की एक्टिंग करने को बोलता है। तो जेनी यहाँ पर वो सारी चीजें बस पढ़ रही होती है, तो गुई कहता है कि तुम्हें अच्छे से इमोशन लेकर बोलना है। फिर यहाँ पर गुई ने जो जो चीज लिखा होता है जेनी वैसे ही अच्छे से एक्ट करती जाती है। और गुई की मॉम बाहर खड़े होकर कान लगाकर इन लोगों की बातें सुन रही होती हैं और उनको लगता है इन दोनों के बीच में कुछ अच्छे से चल ही नहीं रहा है। तो सोचती हैं कि लगता है मुझे अब कुछ करना पड़ेगा और वो बाहर से कमरा लॉक करके चली जाती हैं। और फिर गुई भी यहाँ जेनी की वजह से बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है, तो जल्दी से वो शावर लेने चला जाता है। और फिर जब वो वापस आता है तो जेनी उसे कहती है कि मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है और मैं वापस से अच्छे से एक्ट कर सकती हूँ। तो गुई कहता है कि नहीं, अभी तुम्हें और चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और हाँ, तुम्हें हम दोनों की शादी के बारे में और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये बात सिर्फ तुम्हारे, मेरे और मेरी मॉम के बीच तक ही रहना चाहिए। जेनी कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और कोई और ये जानने का हकदार भी नहीं है। गुई कहता है कि ठीक है, और ये भी जान लो कि तुम्हारा मुझसे शादी करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम्हें मेरी मॉम को खुश रखना है और तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे प्यार मत करना। जेनी कहती है कि फिक्र मत करो, मुझे तुमसे प्यार होगा भी नहीं। गुई कहता है कि हाँ ठीक है, और तुम्हें मेरे सारे रूल्स भी फॉलो करने हैं, मेरी सारी बात भी सुननी है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और घर पे तुम्हें मुझे हस्बैंड कहना है और बाहर मिस्टर गुई कहना है। तो फिर जेनी कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, और वो उसे फिर से हस्बैंड बोलती है। गुई तो खुश हो जाता है और लेट जाता है। फिर जेनी गुई से कहने लगती है कि अब तो तुम्हारी मॉम जा चुकी है ना, तो मैं बाहर जाकर दूसरे कमरे में सोती हूँ। गुई कहता है कि नहीं, अब तुम नहीं जा सकती क्योंकि मॉम ने दरवाजा लॉक कर दिया है। तो फिर ये सुनकर जेनी शॉक हो जाती है और गुई कहता है कि अब तुम्हें आज रात यहीं पर ही रहना पड़ेगा।
फिर जैसे तैसे करके दोनों शर्माते हुए एक ही बिस्तर शेयर करते हैं। रात में जेनी सोने के बाद गुई के एकदम ही पास आ जाती है, तो गुई सोचता है कि सच में ये लड़की भी ना खुद पहले रात में मुझसे दूर हो रही थी और अब यहाँ खुद ही आ रही है। फिर सुबह उठने के बाद जेनी गुई को अपने पास देखकर जल्दी से अपने कपड़े चेक करती है और फिर देखती है कि सब सही है। पर वो देखती है कि गुई ने तो पैंट ही नहीं पहनी है, तो वो जोर से चिल्लाती है। गुई कहता है, सारे आदमी घर पे ऐसे ही रहते हैं, और वैसे भी तुम तो पहले ही मेरा टेस्ट करते वक्त मुझे देख चुकी हो। तो जेनी कहती है कि वो तो मेरा काम था और मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूँ, और वैसे भी अब तक मेरे सारे पेशेंट बच्चे थे, और वैसे भी वो मेरा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का पहला दिन था और तुम मेरे पहले ही पेशेंट थे। गुई सोचता है कि ये तो अभी छोटी बच्ची है, आखिर ये किसी और आदमी का ट्रीटमेंट कैसे कर सकती है। फिर वो जेनी से पूछता है कि तुम कौन से मेजर में हो, तो वो बताती है कि सर्जरी। तो गुई कहता है कि ठीक है, फिर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सर्जरी डिपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दूंगा। तो जेनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से गुई को गले लगाकर उसे थैंक यू बोलने लगती है कि मुझे सर्जरी डिपार्टमेंट के इंटर्न बनना था और तुम्हारा बहुत थैंक यू, तुम तो सच में बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी अपने हॉस्पिटल आ जाती है और फिर वो सोच रही होती है कि मैं एक बेस्ट सर्जन बनूंगी ताकि फिर मैं अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कर सकूं। और फिर इतने में जेनी को हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि उसे अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के $20,000 अभी भरने होंगे। फिर जेनी तुरंत ही गुई को मैसेज करके उसे $20,000 अभी देने के लिए बोलती है और उसे प्लीज प्लीज भी करती है ताकि वो उसे जल्दी दे दे और प्रार्थना कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि गुई अपने दोस्त के साथ अपने ऑफिस में होता है और उसका दोस्त उसे कह रहा होता है कि वो उसके साथ मिलकर हमेशा कपल बनने की एक्टिंग करता था ताकि उसकी मॉम को लगे कि उसे लड़की पसंद है, तभी तो वो इतने सालों तक शादी से बच पाया था। गुई जैसे ही जेनी का मैसेज देखता है वो तुरंत ही उसे पैसे दे देता है, तो जेनी खुश होकर फिर उसे थैंक यू बोलने लगती है और उसकी तारीफें भी करने लगती है। तो यहाँ पर गुई का दोस्त मैसेज देखकर गुई से कहता है कि अच्छा, तो अब तुझे कोई लड़की मिल चुकी है। और फिर गुई को इतना मुस्कुराता हुआ देखकर उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगता है, तो गुई उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है और फिर वो जेनी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे मिल गए। जेनी कहती है हाँ, और तुम्हारा बहुत थैंक यू। गुई कहता है कि देखो, तुम सिर्फ इमोजी से काम नहीं चला सकती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम आज ही मेरे साथ मेरे घर पे रहने के लिए आ जाओ। तुम्हारी काम की छुट्टी होने के बाद मैं खुद तुम्हें पिक करने आऊंगा। जेनी ये सुनते ही बहुत नर्वस होने लगती है और फिर उसे कहती है कि मैं ना तुम्हारी मॉम के घर पे रहूंगी, ऐसे फिर मैं तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट भी कर पाऊंगी और दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। गुई कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें पिक करूंगा और अपनी मॉम के घर लेके चलूंगा। जेनी खुश हो जाती है और गुई वहां पर सोच रहा होता है कि वो पक्का मुझे पसंद करती है। फिर उसके बाद गुई जेनी के साथ उसके सारे सामान को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। जेनी ने बहुत सारे टेडी बियर वगैरह भी निकाले होते हैं, तो गुई कहता है कि क्यों ना तुम इसे फेंक दो। जेनी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये सारी मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट में दी थी। गुई सारे सामान को भी एक हाथ में उठा लेता है और जेनी को भी उठाकर सारे सामान को कार में डाल देता है। जेनी ये देखकर बहुत ही इंप्रेस होती है कि तुम तो कितने पावरफुल हो, और फिर वो कहती है कि चलो अच्छा, अब उतार दो। पर गुई नहीं उतारता और उसे ले जाकर कार के आगे वाली सीट पर बैठा देता है। जेनी उसे बहुत ही डर रही होती है, पर गुई बस उसके माथे पर किस करता है और कहता है कि चलो अब हम लोग घर चल रहे हैं। जेनी सोचती है कि मॉम के कोमा में जाने के बाद मेरे पास तो कोई घर ही नहीं था। फिर इसके बाद गुई जेनी को लेकर अपनी मॉम के घर पर आ जाता है और बताता है कि मॉम, आपकी डॉटर इन लॉ जिद कर रही थी कि वो आपके साथ ही रहना चाहती है। तो गुई की मॉम ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती हैं। जेनी की सास ने जल्दी से जेनी को हग कर लिया और कहा कि मेरी डॉटर इन लॉ कितनी अच्छी है। फिर जेनी कहती है कि मॉम, मैं आज से ही आपका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिर गुई की मॉम मन में सोचने लगती हैं कि ऐसे तो इन लोगों को पता लग जाएगा, पर यहाँ गुई और जेनी दोनों ही उन्हें पकड़कर कह देते हैं कि अब आपको ट्रीटमेंट के लिए मानना ही पड़ेगा। तो फिर ये मन में सोचती हैं कि इन लोगों को सच पता लगने से पहले ही मैं इन लोगों को नाइट स्पेंड करवा के रहूंगी। और फिर उसके बाद गुई की मॉम उसे कोई नशे वाली दवाई जबरदस्ती पिला देती है, जिसके बाद गुई जब रूम में आता है तो वो काफी नशे में होता है और वो जेनी को पकड़कर जाने नहीं देता। वो जेनी को किस करने की भी कोशिश करता है, पर जेनी कैसे भी करके उसे रोक लेती है। गुई की मॉम ने जैसे ही उसे बेहोश किया, जेनी समझ गई कि गुई को किसी ने ड्रग दिया है। उसे लगा कि जरूर उसकी मॉम ने ही ऐसा किया होगा। फिर जेनी सोचने लगती है कि अब गुई को ठीक करने के लिए उसे फिर से वही अपना चेकअप वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगली सुबह जब गुई की नींद खुलती है तो जेनी उसे पानी देती है और फिर उसे याद दिलाती है कि कल रात लगता है तुमने कोई नशे वाली दवा पी ली थी। तो फिर यहाँ पर गुई को कल रात की सारी चीजें याद आती है कि वो नशे में उसे क्या क्या कर रहा था। गुई कहता है कि फिर हमारे बीच में कल रात कुछ हुआ। तो जेनी कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हारा उसी तरीके से ट्रीटमेंट किया जैसा मैंने तुम्हारा फर्स्ट डे चेकअप करते वक्त किया था। तो गुई काफी शॉक होता है और कहता है कि क्या वही तरीका करना जरूरी था? हम तो ऑलरेडी मैरिड है ना, तुम दूसरा तरीका भी यूज कर सकती थी।
जेनी कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं अभी ये सब एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तभी मॉम को आता देख गुई जल्दी से जेनी को हक कर लेता है। जेनी भी एक्टिंग करने लगती है। इन दोनों को साथ देखकर मॉम बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि लगता है अब मुझे जल्दी से मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाएंगे। इस पर गुई कह देता है कि मॉम पहले आप अपना चेकअप करवाओगी तभी आपको बेबी मिलेगा। ऐसा वो अपनी मॉम से डील कर लेता है। तो फिर उसकी मॉम कहती हैं कि ठीक है, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। गुई की मॉम के जाने के बाद जेनी गुई से कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें क्या लग रहा है कि अब मैं तुम्हें बेबी भी देने वाली हूँ? तो गुई कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए एक बेबी देने के लिए। जेनी इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुमने क्या मुझे बेबी करने वाली टूल समझा हुआ है, और फिर वो दांत से उसके हाथ पर काट लेती है और बाहर भाग जाती है। वो सोचती है कि मैंने जो उसे बाइट किया है इसमें उसी की गलती थी। तभी यहाँ पर गुई की मॉम आकर उसे कुछ कहना चाह रही होती है, पर जेनी उन्हें जल्दी से साथ में लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। जेनी ने गुई की मॉम का चेकअप किया और जान गई कि उन्हें कोई कैंसर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, बस फेक नाटक कर रही थी। गुई की मॉम समझ गई कि वो एक्सपोज हो चुकी हैं। फिर वो जेनी को कई सारी चीजें ऑफर करने लगी कि बदले में उसे क्या चाहिए। जेनी ने कहा, मॉम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बच्चों के लिए आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हेल्दी होंगी, बस यही चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी मॉम भी आपकी तरह ऐसी ही हेल्दी हो। तभी इतने में जेनी के ऑफिस में उसके डैड और उनकी मिस्ट्रेस आ जाते हैं। वे जेनी से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम की मेडिकल फीस भरने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने हमारे पैसे चुराए हैं? जेनी कहती है कि वो मेरे खुद के कमाए हुए पैसे हैं और उन पैसों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। तभी यहाँ पर गुई की मॉम उनसे पूछती हैं कि आप कौन हैं? तो फिर वो बताते हैं। तो गुई की मॉम को बताया गया कि वे जेनी के डैड हैं। गुई की मॉम उन पर चिल्लाने लगती हैं। तभी जेनी कहती है, मॉम आप इन सब में मत पड़ो, मैं अपना फैमिली मैटर खुद सॉल्व कर लूंगी। जेनी नहीं चाहती थी कि गुई की मॉम किसी मुश्किल में पड़े, ऐसा कहकर वो उन्हें बाहर भेज देती है। फिर जेनी अपने डैड पर चिल्लाकर कहती है कि अभी मेरी मॉम मरी नहीं है और आपका और उनका डिवोर्स भी नहीं हुआ है, जो आप एक मिस्ट्रेस लेकर घूम रहे हैं। तभी यहाँ पर उसके डैड की मिस्ट्रेस कहने लगती है कि तुम्हारी सिस्टर की वेडिंग होने जा रही है तो तुम वेडिंग में जरूर आना। जेनी मना करने लगती है कि उसे बिल्कुल नहीं आना। तो यहाँ पर इसकी मिस्ट्रेस बताती है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम की कार एक्सीडेंट की रिपोर्ट देखनी होगी ना, अगर तुम पार्टी में आओगी तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। फिर जेनी भी यहाँ सोचती है कि उसे अपनी मॉम की रिपोर्ट चाहिए, और फिर ये मिस्ट्रेस तो बाहर जाते हुए भी जेनी से कहती है कि शादी में गिफ्ट जरूर लेकर आना। तभी यहाँ पर गुई की मॉम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि एक तो इस लेडी ने उसके डैड को छीन लिया है और ऊपर से उसे परेशान भी कर रही है, तो इसलिए वो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए उन पर कुछ फेंक भी देती हैं और उन्हें वहां से भगा देती है। फिर गुई की मॉम जेनी को हक करके कहने लगती है, मेरी बेचारी बच्ची, उन लोगों ने तुम्हें कितना बुली किया होगा। इस पर जेनी कहती है कि मॉम मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। रात में हम देखते हैं कि जेनी घर पर होती है और वो सोच रही होती है कि मैं किसी को भी नहीं चाहिए हूँ। इतने में यहाँ गुई आ जाता है और उसे फ्लावर देने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। जेनी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, देखो तुमने ही पहले गलती की थी, तभी मैंने तुम्हें बाइट किया था। तो वो कहता है कि इसलिए तो मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, और उसे जबरदस्ती वो फ्लावर दे देता है और कहता है कि लड़कियों को फ्लावर पसंद है इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जेनी कहती है कि कोई ऐसे माफी मांगता है। फिर गुई सोचता है कि लगता है ये काफी नहीं था, मुझे उसे और एक अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। फिर वो उसके पास जाकर उसे अपनी बॉडी दिखा रहा होता है और कहता है कि देखो मैंने तो अब गिफ्ट भी खोल दिया हूँ, अब तुम एक्सेप्ट करना चाहो तो मुझे ले लो। जेनी उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, और फिर गुई जैसे ही जेनी को किस करने जाता है तो वो जल्दी से उससे दूर हो जाती है और कहती है, तुम्हारी मॉम ना बस नाटक कर रही है, वो कोई बीमार नहीं है, इसलिए हमारे बीच का जो एग्रीमेंट था शादी का वो यहीं पर ही कैंसिल होता है, क्योंकि जब तुम्हारी मॉम ही ठीक है तो तुम्हें मेरी जरूरत ही क्या है। गुई कहता है, मैंने तो अब तुमसे माफी भी मांग ली है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? देखो मैं तुम्हारे लिए ये फ्लावर भी लेकर आया हूँ और मैंने इतना बड़ा गिफ्ट भी तुम्हें देना चाहा, तो बताओ तुम्हें चाहिए या नहीं। जेनी उसे हक करती है और गुई खुश हो जाता है कि उसके फ्रेंड का आइडिया काम आया, पर जेनी उसे कवर कर देती है और कहती है कि तुम्हारे फ्लावर के लिए थैंक यू और गिफ्ट के लिए भी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, और फिर वो चली जाती है। तो गुई भी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है कि इसे मनाना कितना मुश्किल है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हारी कोई हेल्प करती हूँ, और वो इसे आइडिया देने लगती है कि क्यों ना तुम हीरो बनकर ब्यूटी को सेव करो और कल तुम्हें अच्छा मौका मिलेगा। और फिर वो उसके कान में उसे सब कुछ बता देती है उसकी फैमिली के बारे में। अगली सुबह होते ही जेनी यहाँ गुई की मॉम से बताती है कि उन दोनों का झगड़ा हो गया और रात में वो दोनों सेपरेट रूम में सोए थे। तो मॉम कहती हैं कि कोई बात नहीं, कपल्स में झगड़ा होता रहता है, तुम अपनी ही सिस्टर की एंगेजमेंट पार्टी में जाओ। उसके जाते ही यहाँ पर गुई कहता है कि उसकी फैमिली उसे ऐसे बुली कर रही है और उसने मुझे बताया भी नहीं। तो मॉम कहती है कि इसमें तुम्हारी भी तो गलती है ना, तुमने एक अच्छा हस्बैंड बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं, तभी तो उसने तुम्हें नहीं बताया।
चलो अब जल्दी से जाओ और मेरी डॉटर इन लॉ को प्रोटेक्ट करो और उसे अच्छे से मनाकर ही घर लेकर आना। गुई कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो। फिर हम देखते हैं कि जेनी होटल में पहुंचती है अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए। तभी यहाँ पर उसकी सिस्टर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि वो उसकी शादी में आ गई और कह रही है गिफ्ट भी नहीं लाई, लगता है वो बहुत ही गरीब है। जेनी कहती है ये लो तुम्हारा गिफ्ट। जेनी कहती है तो उसकी स्टेप सिस्टर चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ मुझे कर्ज करने आई हो। तभी जेनी के डैड भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उस पर हाथ उठाने ही वाले होते हैं, पर तभी यहाँ गुई आ जाता है और जेनी के डैड को हाथ से पुश करते हुए उन पर चिल्लाता है आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। तो यहाँ पर जेनी की स्टेप सिस्टर कहने लगती है लगता है तुमने किसी मेल मॉडल को रेंट पर यहाँ अपना हस्बैंड बनाकर लेकर आई हो एक्टिंग करने के लिए, तुम्हें लगता है हम लोग बिलीव करेंगे। जेनी कहती है तुम्हें मेल मॉडल की बड़ी नॉलेज है, लगता है तुम जरूर हायर करती होगी। फिर यहाँ पर जेनी के डैड भी इस बात पर बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि तुमने जरूर इस एक्टर को लेकर आई हो। फिर यहाँ पर जेनी के डैड की मिस्ट्रेस आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा मैन ढूंढे थे और ओल्ड है तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। गुई को गुस्सा आता है और वो उन्हें मारकर कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ऐसे बात करने की कि वो किसी ओल्ड मैन को सर्व करे। तो फिर यहाँ गुई की बातें सुनने के बाद जेनी के डैड को पता लगता है और नहीं, शहर का रिचेस्ट मैन मिस्टर गुई है। जेनी कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ये वही है। यहाँ पर गुई जेनी से धीरे से कहता है कि तुमने तो मेरी आइडेंटिटी रिवील कर दी, क्या तुम्हें डर नहीं है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो फिर जेनी की स्टेप सिस्टर और उसके फियांसे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता है और इसका फियांसे जो कि जेनी का एक्स बॉयफ्रेंड था वो उसे बातें सुनाने लगता है कि तुमने जरूर यहाँ मुझे जेलस करवाने के लिए इसे लेकर आई होगी। गुई को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो कह देता है कि तुम सॉन्ग फैमिली से हो ना, ठीक है अब तुम्हारी फैमिली बैंक करप्ट होगी। और फिर यहाँ पर गुई के गार्ड्स इस बंदे को पकड़कर लेकर जाते हैं और फिर जेनी यहाँ गुस्से में अपने डैड की मिस्ट्रेस से अपनी मॉम की वो मेडिकल रिपोर्ट मांगती है। वो लोग नहीं दे रहे होते हैं तो गुई गुस्से में उन्हें देने के लिए बोलता है, तो फिर वो लोग दे देते हैं और जेनी देखने लगती है। तो डैड कहते हैं कि देख लेना अच्छे से, हमने तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट नहीं करवाया था, उन्होंने खुद की जान लेने की कोशिश करी थी। जेनी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसके डैड यहाँ पर अच्छे से एक्टिंग करने लगते हैं और वो लोग गुई से कनेक्शन बनाना चाह रहे होते हैं। गुई जेनी से पूछता है कि तुम इन्हें क्या पनिशमेंट देना चाहती हो। तो जेनी कहती है कि मुझे इन लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। तो फिर जेनी के डैड कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला है, तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो गुई यहाँ पर इन लोगों से कह देता है कि जेनी बहुत ही काइंड है लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरे पास तो बहुत टाइम भी है, मैं आप लोगों को चुटकियों में बैंक करप्ट कर सकता हूँ। तो फिर जेनी के डैड तुरंत ही डर जाते हैं और नील डाउन होकर माफी मांगने लगते हैं। जेनी ये देखकर बहुत खुश होती है कि कोई पहली बार मेरी ऐसे साइड ले रहा है और फिर गुई ऐसे जेनी को अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। जेनी के डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो सोचते हैं कि वो उल्टा उसे अब अपनी कंपनी में कोई हिस्सा भी नहीं देंगे और साथ ही साथ अब उसे मजबूर करेंगे कि वो गुई से उन्हें पैसे लाकर दे। दूसरी तरफ जेनी बाहर आने के बाद गुई को थैंक यू बोलने लगती है कि उसने आज उसकी इतनी बड़ी हेल्प की। फिर वो उसका हाथ देखने लगती है जहां उसने बाइट किया था और कहती है सॉरी, मैंने इतनी बड़ी गलती की थी, एक काम करो तुम भी मेरे हाथ पर बाइट कर लो। वो उसे अपना हाथ देने लगती है और डर भी रही होती है कि वो उसे दांत से काटेगा, पर यहाँ पर तो बस वो उसके हाथ पर किस करता है और कहता है कि मैंने अपना बदला ले लिया। जेनी कहती है कि क्या सच में अब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। तो गुई कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, मैं तो उल्टा चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो। जेनी पूछती है कि लेकिन तुम्हारी मॉम को कोई बीमारी नहीं है तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। गुई कहता है कि लेकिन मेरी मॉम को तुम बहुत पसंद हो और उनकी खुशी के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच का जो एग्रीमेंट है वो कंटिन्यू हो। तो जेनी पूछती है कि फिर ये एंड कब होगा। गुई कहता है ठीक है, जब मुझे कोई पसंद आ जाएगी तो फिर हम ये खत्म कर देंगे। जेनी इसके लिए मान जाती है कि तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर गुई कहता है तो अब हम घर चले। जेनी कहती है नहीं, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, ऐसा बोलकर भाग जाती है। जेनी को यहाँ से जाते हुए देखकर गुई सोचता है कि क्या इसका कोई सीक्रेट है, तो चलो चलकर मुझे देखना पड़ेगा। फिर वो उसका पीछा करता है और देखता है कि वो हॉस्पिटल जा रही है, तो ये सोचता है कि यहीं पर ही तो ये काम करती है ना, ये इस टाइम पर यहाँ क्या करने गई है। फिर गुई हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि जेनी यहाँ पर अपनी मॉम से मिलने आई है जो कि अभी कोमा में है। जेनी यहाँ पर रोते हुए अपनी मॉम से बात कर रही होती है और उन्हें अपने डैड के बारे में भी बता रही होती है और कह रही होती है कि एक दिन वो बहुत ही बेस्ट डॉक्टर बनेगी और वो उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करके रहेगी। तो गुई ये देखने के बाद सोचता है कि जेनी की मॉम सच में बीमार है। तभी यहाँ पर नर्स बताने लगती है कि ये लड़की बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है, ये अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे जमा कर रही है।
फिर ये सुनने के बाद गुई को समझ आता है कि जेनी जो उससे पैसे मांग रही थी वो बस अपनी मॉम के लिए मांग रही थी और वो सब सच कह रही थी। फिर ये जाता है और जेनी की मॉम का पूरा मेडिकल बिल भर देता है 3 साल का। और फिर नर्स इस बारे में तुरंत ही जेनी को बता देती है कि अब उसकी मॉम का पूरा मेडिकल बिल क्लियर है। जेनी ये जानने के बाद गुई से कहने लगती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो फिर ये कहता है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया और वैसे भी मैंने सिर्फ 3 साल का भरा है, क्योंकि मुझे यकीन है कि 3 साल बाद तुम अच्छी डॉक्टर बनोगी और फिर तुम मुझे रिपे कर लोगी। जेनी बहुत खुश होती है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें मुझ पर यकीन है। फिर गुई कहता है कि चलो अच्छा, अब रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तो जेनी मन में सोचती है कि मॉम, मैं अब कितनी लकी हूं, मुझे इतना अच्छा पर्सन मिला है। और फिर उसके बाद जेनी और गुई साथ में घर आ जाते हैं। गुई की मॉम इन दोनों को साथ में हाथ पकड़े हुए देखकर खुश होती हैं और पूछती हैं कि क्या अब तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया है, तो तुम लोग सेपरेट रूम में नहीं सोओगे। जेनी कहती है कि मॉम, अगर आपको इसी में खुशी मिलेगी तो फिर हम नहीं सोएंगे। तो फिर गुई की मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और जल्दी से गुई के लिए एक और मेडिसिन ले आती हैं और कहती हैं कि ये उससे भी अच्छी वाली मेडिसिन है, इसको बस एक सिप पियोगे ना तो तुम बहुत ही पावरफुल हो जाओगे। तो ये सुनने के बाद गुई जल्दी से जेनी के साथ रूम में भाग जाता है और फिर हम देखते हैं कि गुई शावर लेने के बाद जेनी को टॉवल लाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो उसे टॉवल देने आती है वो उसे अपने पास खींचता है और फिर वो जेनी को किस करने लगता है, पर जेनी उसे रोक देती है और उसे अपने लिए सैनिटरी पैड्स लाने के लिए बोलती है। तो फिर गुई कहता है कि ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं लेकर आता हूँ। फिर वो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के पैड्स ले आता है और पूछता है कि तुम्हें कौन सा चाहिए, मुझे नहीं पता है। तो जेनी उसके गाल पर किस करके एक लेकर चली जाती है। और फिर जब वो बाथरूम से बाहर आती है तो गुई अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा होता है। गुई का फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि जी अब्रॉड से वापस आ गई है और वो उसे ये भी बताता है कि वो जी का ही आइडिया था, उसने तुम्हारी मॉम के सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड किया था और वो जरूर इस बार तुमसे शादी करने के लिए आई होगी। तो फिर गुई जैसे ही जेनी को देखता है तो वो जोर से कह देता है कि मुझे अब किसी और की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही वाइफ है। जेनी ये सुनकर बहुत ही शाय होने लगती है और फिर जैसे ही वो गुई के पास आती है तो वो उसे हक करने लगता है। जेनी कहती है कि मैं पीरियड्स में हूँ, तो फिर वो उसे बैठाता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। फिर वो उसे मेडिसिन देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए शुगर वाटर लेकर आता हूँ। फिर जेनी उसे रोक लेती है और फिर उसे किस करती है। तो फिर गुई भी उसे किस बैक करने लगता है और फिर जेनी गुई को हक करते हुए उसे कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और को लाइक नहीं करो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो फिर वो कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई और नहीं आएगी जिसके लिए मैं शुगर वाटर बनाऊंगा, सिर्फ वो तुम ही होंगी। और फिर अगली सुबह होते ही गुई ने तो जेनी के लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट भी बनाया होता है और उसका बहुत ही ख्याल रख रहा होता है। तो ये देखकर गुई की मॉम बहुत ही खुश हो जाती हैं। तभी इतने में गुई को किसी बच्ची की कॉल आती है और वो रोते हुए उसे डैडी बोल रही होती है और कह रही होती है कि डैडी आप मुझसे मिलने आ जाओ, मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल चली गई हैं। गुई ने जेनी से कहा कि उसे कुछ काम है और वो वहां से चला गया। इसके बाद जेनी भी अपना काम करने हॉस्पिटल आ जाती है। तभी उसे हॉस्पिटल में एक लड़की चेकअप के लिए आई हुई मिलती है जो जो है। जो जानबूझकर जेनी को जलाने के लिए अपनी और गुई की तस्वीरें दिखाती है, जिसे देखकर जेनी चौंक जाती है। फिर जब गुई जो से मिलता है तो जो को पता चल जाता है कि उसकी शादी हो गई है। वो उससे पूछती है, आखिर मैं तुम्हें अपनी शादी के बारे में क्यों बताऊंगा, तुम तो एक आउटसाइडर हो, गुई ने जो से कहा। फिर जो से पीछा छुड़ाने के बाद गुई जेनी के ऑफिस में उससे मिलने आया, लेकिन जेनी उससे बहुत गुस्सा थी। उसने गुई से पूछ लिया, क्या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास वापस आ गई है। तब गुई ने जेनी से सब कुछ साफ करते हुए कहा कि वो सिर्फ उसे पसंद करता है। गुई जेनी से कहता है, तुम मेरी हार्ट बीट सुन लो, ये हार्ट सिर्फ तुम्हारे लिए बीट करता है। यह सुनकर जेनी बहुत खुश होती है और उन दोनों के बीच सारी बातें साफ हो जाती हैं। दूसरी तरफ जो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर गुई किसी और से शादी कैसे कर सकता है। फिर वो कुछ नया प्लान करती है। इस बीच हम देखते हैं कि गुई की मॉम जेनी को एक खास नाइट ड्रेस दिखा रही होती है। जेनी कहती है, ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है, मैं इसे कैसे पहनूंगी। तभी गुई घर आ जाता है और जैसे ही वो उसे देखने लगता है जेनी जल्दी से उसकी आंखें बंद कर देती है। फिर मॉम उन दोनों को अच्छा समय बिताने के लिए छोड़कर चली जाती हैं। गुई कहता है, तुम अगर ये पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जेनी कहती है, हाँ ये आइडिया इतना बुरा नहीं है। पर इतने में ही गुई को उसी बच्ची का कॉल आ जाता है और वो कहने लगती है, डैडी आप जल्दी से घर आओ, मम्मी का बहुत खून बह रहा है। जेनी ये सुन लेती है और गुई से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई बच्ची भी है। गुई कहता है, मैं तुम्हें बाद में सारी चीजें क्लियरली बताऊंगा। ऐसा कहकर गुई वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और जेनी भी यहाँ हॉस्पिटल में ही होती है। वो ये सब देखती है। जो गुई से कहती है, जल्दी से इसके लिए डॉक्टर का अरेंजमेंट करो। जेनी कहती है, मैं इसकी सर्जरी करती हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं ये कर लूंगी। और फिर जेनी जो की सर्जरी सुरक्षित रूप से कर लेती है और उसकी जान भी बचाती है।
जो जैसे ही जेनी को देखती है तो उससे कहने लगती है, ये वही फोटो वाली लड़की है जिसने मेरे डैड को मुझसे छीने हैं, ये बहुत ही बुरी है। इस पर गुई उसे कहता है, तुम ऐसा मत बोलो। जेनी कहती है, रहने दो, बच्ची बिल्कुल सही कह रही है, और वो चली जाती है। गुई कुछ बोल ही नहीं पाता है। जो से मिलने के बाद गुई सीधा जेनी के पास जाता है। जेनी उसे जो के लिए दवाइयों की लिस्ट पकड़ाती है और कहती है कि तुम अपनी बच्ची और अपनी पत्नी के पास जा सकते हो। गुई उसे तुरंत ही समझाता है कि वो उसकी असली बेटी नहीं है, उसने बस उसे गोद लिया है। वो नहीं चाहता कि शाओ को पता चले कि वह उसकी असली बेटी नहीं है, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी, इसलिए उसने उस वक्त सच नहीं बताया। फिर जेनी पूछती है कि क्या जो उसकी असली मम्मी है। गुई बताता है कि नहीं, उसे तो उसने शाओ का ख्याल रखने के लिए काम पर रखा था और वो उसे ज्यादा जानता भी नहीं है, बस वो एक अच्छी लड़की थी इसलिए उसने उसे काम पर रख लिया। ये सब जानने के बाद जेनी गुई से कहती है, सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। गुई कहता है कि गलती उसकी है, उसने जेनी को पहले सब कुछ बताया ही नहीं। आखिरकार दोनों के बीच सारी बातें साफ हो जाती हैं। गुई कहता है, चलो हम दोनों साथ में मिलकर जो से मिल लेते हैं। फिर गुई जेनी का हाथ पकड़कर जो के वार्ड में उससे मिलने जाता है। जो उन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ देखकर गुस्सा होने लगती है। तभी गुई जो को 50 मिलियन का चेक देने लगता है और कहता है, तुम ये ले लो। इस पर जो कहती है, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए। जेनी भी उसे कहने लगती है, देखो ये पैसे ले लो, ये तुम्हारे और शाओ दोनों के लिए अच्छा होगा। तो जो तुरंत ही जेनी से कहने लगती है कि उसे और शाओ दोनों को ही गुई की जरूरत है, इसलिए वो गुई को उनसे न छीने। इस पर जेनी कह देती है, गुई अब मेरा पति है और मैं किसी को भी उसके साथ शेयर थोड़ी न करने वाली हूँ। और फिर जेनी यहाँ पर गुई को इस बारे में भी बता देती है कि जो को जो चोट लगी थी वो उसने खुद को जानबूझकर पहुंचाई है ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके। जेनी ये भी कहती है कि जो शाओ को पालने लायक बिल्कुल नहीं है और वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये सब जानने के बाद गुई काफी सदमे में आ जाता है कि जो ने ऐसा किया। वो तुरंत कह देता है, अब मैं तुम्हें और कोई पैसे नहीं देने वाला हूँ और शाओ का ख्याल भी अब मैं ही रख लूंगा। फिर गुई और जेनी मिलकर शाओ को घर ले जाते हैं। जैसे ही गुई की मॉम शाओ को देखती हैं, उन्हें लगता है कि ये जो की बेटी है और वे तुरंत गुस्सा होने लगती हैं। जेनी जल्दी से गुई की मॉम को एक तरफ ले जाती है और उन्हें सब समझा देती है कि शाओ असल में गुई की गोद ली हुई बच्ची है। जेनी उन्हें मनाती है कि शाओ को घर पर ही रहने दें और क्यों न सब मिलकर उसका ख्याल रख लें। गुई की मॉम कहती हैं, मुझे मेरे असली पोते पोती चाहिए। अगर तुम मुझे एक असली पोता पोती देने का वादा करोगी तो फिर मैं इसका ख्याल रख लूंगी। जेनी इसके लिए मान जाती है, ठीक है मॉम। ये सुनते ही गुई की मॉम शाओ के पास आती हैं और कहती हैं, चलो बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, और उसे अपने साथ ले जाती हैं। गुई ये देखकर काफी हैरान होता है कि मॉम को तो शाओ बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो वो मान कैसे गई। जेनी उसे बताती है कि उसने मॉम को एक बेबी देने का वादा किया है। गुई कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर इस मिशन में मेरा भी तो काम होगा, फिर तो हमें देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा बोलकर वो जल्दी से जेनी को उठाता है और उसे कमरे में ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी के डैड अपनी मिस्ट्रेस के साथ मिलकर उसकी मॉम को मारने के लिए उन्हें कोई इंजेक्शन देने गए होते हैं। जब जेनी और गुई की नींद खुलती है तो गुई के हाथ पर निशान देखकर जेनी, छुपने की जरूरत नहीं है, और चलो आज तुम्हारा छुट्टी वाला दिन है ना, तो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। जेनी ने पूछा, तुमने क्या कहा। गुई ने कहा, ऑफ कोर्स, तुम्हारी मॉम अब मेरी भी मॉम है। ये सुनकर जेनी बहुत खुश होती है और सोचती है कि अब उसके पास भी फैमिली है। तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है और वे उसे धमकी देकर हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं, नहीं तो वे उसकी मॉम को मार देंगे। जेनी गुई के साथ जाने के लिए निकलती है, पर वो उसे हॉस्पिटल में आने के लिए कोई बहाना कर लेती है कि तुम जाओ अपना काम कंप्लीट कर लो, मैं अपना चली जाऊंगी। पर गुई को लगता है कि जेनी कुछ ज्यादा परेशान है। फिर जेनी उसे आखिर में किस करती है और चली जाती है। जब जेनी अपनी मॉम के वार्ड में आती है तो उसके डैड उसे धमकी दे रहे होते हैं कि अगर वो गुई से उनकी कंपनी के लिए पैसे लेकर नहीं देगी तो वे उसकी मॉम को अभी मार देंगे। जेनी फिर भी मना कर देती है। जेनी ने कहा कि वो गुई को इसमें शामिल नहीं करेगी। यह सुनकर वे लोग इंजेक्शन उठा लेते हैं और जेनी जल्दी से उनसे छीनने लगती है। तभी गुई वहां पहुंच जाता है और तुरंत जेनी को बचाता है। वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से जेनी के डैड और उनकी मिस्ट्रेस को जेल भिजवा देता है। इसके बाद जेनी को पता चलता है कि उन लोगों ने उसकी मॉम को कोई इंजेक्शन दे दिए थे, जिसके बाद अब उसकी मॉम के पास ज्यादा समय नहीं है। वो रोने लग जाती है और फिर गुई और उसकी मॉम भी वहां आ जाते हैं। जेनी की मॉम अपनी अंतिम इच्छा बताती हैं कि वो जेनी को शादी करते हुए देखना चाहती हैं। तो फिर तुरंत ही गुई जेनी के साथ वेडिंग ड्रेस में आता है और जेनी की मॉम के सामने शादी करता है। जेनी को ऐसे खुश देखकर जेनी की मॉम वहीं मर जाती हैं। फिर जेनी गुई के साथ मिलकर अपनी मॉम का फ्यूनरल अटेंड करती है और वो तय करती है कि नहीं, मैं ऐसे उदास नहीं रहूंगी। मेरी मॉम चाहती थी कि वो खुश रहे और उसे पता है कि उसकी मॉम ऊपर स्टार बनकर उसे देख रही होंगी, तो वो एक बेस्ट डॉक्टर बनकर उन्हें दिखाएगी। गुई कहता है, ये हुई न बात।
इसके बाद हम देखते हैं कि 1 साल बीत जाता है और जेनी फिर से अपने हॉस्पिटल में लगातार काम कर रही होती है। गुई उसे घर ले जाने के लिए आता है और कहता है, अब तो तुम्हें बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है, तो इतना ज्यादा काम मत करो, तुम 2 दिन से लगातार काम कर रही हो। जेनी कहती है, नहीं, अभी मुझे एक और पेशेंट देखना है। फिर इतने में ही उसका पेट दुखने लगता है। गुई कहता है, देखा, हमारे बेबी का पहले चेकअप करवाना पड़ेगा, और फिर वो उसे तुरंत ही उठाकर ले जाने लगता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।